हमारी पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है वो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, एक तरफ हैं वो छोटे छोटे बैक्टीरिया जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ है समंदर में तैरती विशाल व्हेल। अब सवाल ये है कि क्या इन करोड़ों प्रजातियों के बीच कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था है? तो चलिए आज हम जीवन को ऑर्गेनाइज करने के उस शानदार सफर पर चलते हैं जिसने इस जैविक पहेली को सुलझाया। और यही तो वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिकों ने सदियों की मेहनत से खोजा है। देखिए, प्रकृति की इस विशाल लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, और आज हम उसी सिस्टम के राज खोलेंगे। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस व्यवस्था की खोज का इतिहास क्या रहा। फिर हम जीवन के 5 बड़े जगतों यानी किंगडम्स से मिलेंगे। इसके बाद हमारा फोकस होगा सबसे पहले और सबसे सरल किंगडम मोनेरा पर, और हम उसके सबसे मशहूर सदस्य बैक्टीरिया की दुनिया में भी गोता लगाएंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये छोटे छोटे जीव हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों कैसे हैं। देखिए, किसी भी मुश्किल चीज को समझने का पहला कदम होता है उसे ऑर्गेनाइज करना, और यही बात जीवन के अध्ययन पर भी लागू होती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस जैविक उथल-पुथल में व्यवस्था की खोज शुरू कैसे की। ये सफर ना एक एक कदम करके आगे बढ़ा। शुरुआत में लिनेयस ने दुनिया को बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ पौधों और जानवरों में बांट दिया, लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को अमीबा जैसे जीव मिले जो न तो पौधे थे न जानवर। इसलिए हैकेल ने एक तीसरा किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। फिर जब माइक्रोस्कोप बेहतर हुए तो बैक्टीरिया जैसे जीव सामने आए, जिनके लिए कोपलैंड ने मोनेरा जगत बनाया। और आखिर में जब ये साफ हो गया कि मशरूम यानी फंजाई की अपनी अलग ही दुनिया है, तो विटेकर ने उनके लिए 5वां किंगडम बनाकर इस सिस्टम को पूरा किया। तो चलिए अब आर.एच. विटेकर की उस 5 जगत वाली प्रणाली को समझते हैं, जिसे आज दुनिया भर में बायोलॉजी की नींव माना जाता है। ये सिस्टम हमें जिंदगी की पूरी कहानी को एक सरल और लॉजिकल फ्रेम में देखने में मदद करता है। ये जो चार्ट है ना, ये जीवन के वर्गीकरण का मास्टर ब्लूप्रिंट है। जरा ध्यान से देखिए, जिंदगी के पेड़ की पहली और सबसे बड़ी शाखा जो बंटती है वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच। और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये कोशिका की यानी सेल की बुनियादी बनावट का सवाल है। सवाल यह है कि क्या सेल के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस है या नहीं। यही बंटवारा बाकी सारे क्लासिफिकेशंस की नींव रखता है। तो प्रोकैरियोट्स को समझिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह, जहां सब कुछ एक ही कमरे में फैला हुआ है। इनकी कोशिकाओं में कोई अलग न्यूक्लियस नहीं होता। ये जिंदगी के सबसे सरल रूप हैं, और इसमें सिर्फ एक ही किंगडम आता है, मोनेरा। दूसरी तरफ है यूकैरियोट्स, जो एक बड़े घर की तरह है, जिसमें न्यूक्लियस के रूप में एक अलग कमरा है जहां सारा जेनेटिक मटीरियल सुरक्षित रहता है। बाकी के चारों किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, पौधे और जानवर इसी कॉम्प्लेक्स डिजाइन पर बने हैं। तो इस तरह हमारे पास हैं जीवन के ये 5 बड़े किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आज हम अपना पूरा ध्यान पहले किंगडम यानी मोनेरा पर लगाने वाले हैं। चलिए अब पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने और सबसे सरल रूपों से मिलते हैं, किंगडम मोनेरा के सदस्यों से। तो मोनेरा जगत उन सभी जीवों का घर है जो प्रोकैरियोटिक हैं। इसका मतलब है कि वो जीवन के सबसे बेसिक ब्लूप्रिंट पर बने हैं। सिर्फ एक कोशिका वाले जीव जिनके सेल में कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। ये जीवन का सबसे पुराना रूप है, जिसे पहली बार अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में एक अलग ग्रुप के तौर पर पहचाना था। मोनेरा किंगडम के जीवों की कुछ खास पहचानें हैं। ये हमेशा एक कोशिका वाले होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं करते, बस खुद को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। इस प्रक्रिया को बाइनरी फिजन कहते हैं। और जहां तक खाने की बात है, ये बड़े अडेप्टेबल हैं। कुछ सूरज की रोशनी से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो कुछ दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और हाँ, जब भी मोनेरा का नाम आता है ना, तो सबसे पहले जहन में बैक्टीरिया ही आते हैं। ये इस किंगडम के सबसे जाने पहचाने और सबसे आम सदस्य हैं। जरा सोचिए, 1683 में एंटनी वॉन लुएनहॉक ने जब पहली बार अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद को देखा, तो उन्हें एक पूरी की पूरी नई दुनिया नजर आई। एक ऐसी दुनिया जो छोटे छोटे जीवों से भरी थी। हालांकि इन्हें बैक्टीरिया नाम मिलने में करीब करीब 150 साल और लग गए, जो 1829 में एहरनबर्ग ने दिया।
ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया एक जैसे दिखते हैं। इनके कई अलग अलग आकार होते हैं जो इनकी पहचान है। जो गोल होते हैं उन्हें कोकस कहते हैं। रॉड या छड़ी जैसे दिखने वालों को बैसिलस कहा जाता है। कुछ घुमावदार यानी सर्पिल आकार के होते हैं जिन्हें स्पाइरलिम कहते हैं। और कुछ तो कॉमा के निशान जैसे भी होते हैं जिन्हें विब्रियो नाम दिया गया है। चलिए एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर झांक कर देखते हैं। बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो इसे सुरक्षा देती है। अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एक खास जगह पर फैला रहता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया में एक या एक से ज्यादा पूंछ जैसी चीज होती है जिसे फ्लैजेलम कहते हैं। इसी की मदद से ये तैर पाते हैं। अब बैक्टीरिया की जीवन शैली भी बड़ी कमाल की है। इनकी बाहरी दीवार अक्सर काइटिन जैसे मजबूत पदार्थ से बनी होती है। वे ऊर्जा पैदा करने के लिए अपनी कोशिका झिल्ली का ही इस्तेमाल करते हैं, और पोषण के लिए तो इनके तरीके बहुत अलग अलग हैं। कुछ मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर अपना भोजन पाते हैं, कुछ दूसरों के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं, और कुछ परजीवी बनकर जिंदा मेजबानों से अपना पोषण लेते हैं। अब हम बैक्टीरिया के उस पहलू पर आते हैं जो हमारी जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करता है। ये छोटे जीव हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी। एक तरफ यही बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र को चलाते हैं, दही और सिरका जैसी चीजें बनाते हैं और मिट्टी में जान डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही बैक्टीरिया जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं, हमारे खाने को बर्बाद कर देते हैं और जमीन को बंजर भी बना सकते हैं। उनका यही दोहरा चरित्र हमारे ग्रह के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक तौर पर देखें तो बैक्टीरिया हमारे वो साथी हैं जो दिखते नहीं हैं। एसिटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया हमारे लिए सिरका बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। नाइट्रोसोमोनस जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों के लिए खाद बनाते हैं। ये प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइक्लर भी हैं, जो मरे हुए जीवों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और तो और गोबर गैस प्लांट में यही बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाकर हमें ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जैसे बैक्टीरिया जानलेवा फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानों की लगभग 90% बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से ही होती हैं। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं, और खाने को खराब करना तो इनकी आम आदत है ही। और मोनेरा किंगडम सिर्फ आम बैक्टीरिया तक ही सीमित नहीं है। इसमें आ के बैक्टीरिया जैसे सुपर हीरो जीव भी हैं, जो उबलते पानी के झरनों और बेहद खारी झीलों में भी जिंदा रह सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज हैं, जो मिट्टी में रहकर हमारे लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी जीवन बचाने वाली एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ये तो अरबों सालों से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बना रहे हैं। लुई पास्चर की ये बात कितनी सही बैठती है ना? ये जीव भले ही आंखों से दिखाई न दें, लेकिन प्रकृति में और हमारे जिंदगी में इनकी भूमिका बहुत बड़ी और बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है। पृथ्वी के ये सबसे पुराने निवासी हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। शायद यही प्रकृति का नाजुक संतुलन है, जहां हर चीज का एक दोहरा पहलू होता है, और इस संतुलन को समझना ही शायद जिंदगी को समझना है।